वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज जो है हम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स दैट इज़ मैट का डिस्कशन करने वाले हैं। और मैट जब भी मैट की बात आती है तब लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैट है तो क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, बिकॉज दे स्टार्ट मेमोराइजिंग दोज प्लस माइनस थिंग। बट हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। वो जो पर्टिकुलर्स होते हैं कि हमें क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, उसको हम लॉजिकली समझेंगे। और लॉजिकली समझने के बाद जो है जब आप लॉजिक से समझेंगे ना तो आपको मेमोराइजेशन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो खुद ब खुद आधी से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी, 70 to 80% चीज़ें। और फिर आपको 2 से 3 बार उस चीज़ को सिर्फ पलट के देखना है एंड देन इट विल बी इन योर माइंड 100%। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम मैट शुरू करते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट की बात करें तो अगर थोड़ा सा वैसे तो ये रिविजनरी क्लास है बट मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस चैप्टर का। मैट जो है, मान लो नॉर्मल इनकम टैक्स आप लगाते हो, जो इनकम टैक्स की प्रोविजंस है उसको लगा करके आपने अपना टैक्स निकाला और आपने टैक्स दिखा दिया 0। होता क्या था कि जब धीरू भाई अंबानी थे उन्हीं की वजह से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ इंडियन इनकम टैक्स में। बिकॉज वो क्या करते थे कि वो जो बुक प्रॉफिट अपना जो बुक्स निकालते थे, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते थे, उसमें तो साफ साफ दिखता था कि प्रॉफिट है। शेयर होल्डर को डिविडेंड जाते थे, शेयर होल्डर खुश हो जाते थे। और जब वो एज़ पर इनकम टैक्स कैलकुलेशन करते थे अपना इनकम टैक्स पे करने के लिए, तो फिर वो ऐसे बुक्स ऐसे मैनिपुलेट होते थे कि उसमें लॉस आता था। और लॉस आता था तो वो फिर वो टैक्स पेबल उनका कुछ बनता नहीं था। सो ड्यू टू दिस रीजन मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लेके आ गया, जिसमें ये बोला गया आप नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविज़न लगा के आप टैक्स निकालो। साथ में ये भी बोला गया कि उसके साथ साथ आप मैट के अकॉर्डिंग भी जो है टैक्स निकाल लेना। और अगर आपका टैक्स एज पर मैट ज़्यादा आ रहा है ना तो मैट वाला टैक्स ही पे करना। हम ऐसा मानेंगे कि आपका प्रॉफिट वो नहीं है, आपका प्रॉफिट वो है जो मैट अकॉर्डिंग टू मैट जो प्रॉफिट आ रहा है वो है। ठीक है। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आगे बढ़ते हैं हम। मैट का जो रेट होता है वो 15% होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कंपनी, वेदर इट इज़ अ डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी। आपको जो है 15% टैक्स पे करना ही करना है। अब हम कुछ एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। मैंने आपको एक जनरल प्रोविज़न तो बता दिया बट साथ में कुछ एक्सेप्शन भी है। आई थिंक सो कि ये नीचे दिया हुआ है, नहीं यहाँ पे प्लस माइनस शुरू हो जाता है कि आपको क्या प्लस करना है क्या माइनस। बट एनीवेज थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं। नीचे कहीं पे दिया होगा एक दो चीज़ें जो मुझे याद आ रही हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको बुक प्रॉफिट निकालना है। बुक प्रॉफिट जो है नीचे दिए हुए प्रोविज़न के अकॉर्डिंग आपको बुक प्रॉफिट निकालना है, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद से आपको 15% टैक्स लगाना है। अगर ये 15% टैक्स, ये टैक्स आपका जो नॉर्मल प्रोविज़न लगा के आपने जो टैक्स निकाला उससे ज़्यादा है तो आपको मैट का टैक्स पे करना है। बाद में मैट क्रेडिट भी अराइज होगा आपको, बट मैट क्रेडिट का डिस्कशन जो है वो हम लेटर ऑन करने वाले हैं। अब जो मैं आपको बता रही थी कि जो कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही थी उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप एक IFSC में रहने वाली कंपनी है, IFSC मीन्स जो गुजरात में आपने पढ़ा होगा ना, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है, अगर उसमें वो वाली अगर आप कंपनी है वहाँ पे लोकेटेड है, IFSC लोकेटेड अगर आप कंपनी है और आपकी जो अर्निंग है वो फॉरेन एक्सचेंज में है, तो जो 15% का टैक्स रेट है वो रिड्यूस होके 9% हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो कि जिसका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है तो आपके ऊपर ये मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता है। अब क्वेश्चन आता है कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉरेन टैक्सेशन में, और वो जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट को हम अभी यहीं पे होल्ड पे डाल दें कि ये परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है क्या, और उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। दूसरा जो प्रोविज़न है, दूसरा जो चीज़ है जो मुझे याद आ रहा है डिस्कस करने का, वो ये है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी है जिसको इंडिया के किसी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है तो फिर आपके ऊपर इस स्थिति में भी, इस कंडीशन में भी आपके ऊपर मैट का प्रोविज़न जो है अप्लाई नहीं होगा। मतलब मैंने आपको ये बताया, मैं समराइज़ करती हूँ अभी तक के पॉइंट को। मैट का जो रेट है वो 15% होगा। अगर आप IFSC में रहने वाली कंपनी है, IFSC लोकेटेड कंपनी है, और आपका जो इनकम है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में है, देन आपका 15% रेट जो है वो 9% हो जाएगा रिड्यूस होके। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर 115 GB एप्लीकेबल नहीं होगा 2 केसेस में। पहला केस तो ये है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी है जिसका कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, और सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि अगर आपकी मान लो कि एक यहाँ की कंपनी है, दूसरा मैंने आपको ये बताया कि अगर आप
एक ऐसी कंपनी है जिसका पीई दैट इज़ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो कि हम इसका मतलब इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ेंगे, इंडिया में नहीं है, अगर आपका पीई इंडिया में नहीं है तो फिर आपके ऊपर मैट का प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई थी जो मैं अभी आपको बता देती हूँ। आप जो है रेसिडेंट है, जैसे कि कंपनी एबीसी कंपनी एक आती है जिसका पी इंडिया में नहीं है, बट सपोज करो वो यहाँ पे कुछ काम तो करती है बट उसका पी नहीं है, उसका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है और वो कंपनी यूएसए की है, और अगर इंडिया और यूएसए के बीच डीटीएए या टीआईए की ट्रीटी है, ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट है जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर ट्रीटी है तो और साथ के साथ आपका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, सो 3 चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, या तो डीटीएए और टीआईए की ट्रीटी हो, और पीई अगर इंडिया में नहीं है तो फिर आपके ऊपर 115 GB मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का प्रोविज़न जो है 115 GB तो बुक प्रॉफिट होता है, मतलब कि आपके ऊपर मैट का प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। और दूसरा मैंने ये बताया कि अगर आप एक ऐसी कंपनी है जिसको इंडिया के किसी लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है तो भी आपके ऊपर मैट का प्रोविज़न नहीं लगेगा। तीसरी बात मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तीसरी बात ये है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी है जिसका कि प्रॉफिट जो है अराइज हो रहा है सोली, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इसी जो मैं बिज़नेस बता रही हूँ इसी बिजनेस से अराइज हो रहा है, तो भी आपके ऊपर जो है मैट का प्रोविज़न नहीं लगेगा। और वो बिज़नेस है, सेक्शन वाइज बता देती हूँ, 44B, 44BB, 44BBA एंड 44BBB। अब 44B जो होता है शिपिंग बिजनेस के लिए होता है, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट है और अगर आपका शिपिंग बिजनेस है तो फिर आपके ऊपर, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, मैंने एक वर्ड किया सोली, दैट इज़ ओनली इसी पीजीबीपी, इसी जो मैं बता रही हूँ यही पीजीबीपी इनकम होना चाहिए। अगर आपका इसके साथ साथ मान लो आपने कुछ पैसे बैंक में एफडी करवा दिए हैं, या फिर अगर आपका सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आता है तो फिर आपके ऊपर ये प्रोविज़न जो है लग जाएगा मैट का। बट अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आपका एक कुछ ऐसा बिजनेस है जो कि मतलब दिया हुआ है यहाँ पे, बट अगर आपके पास जो मैं बताने वाली हूँ सिर्फ वही बिजनेस है, इसके अलावा आपके पास इस पीजीबीपी के अलावा कोई इनकम ही नहीं है, तो फिर आपके ऊपर मैट का प्रोविज़न जो है अप्लाई नहीं होगा। पहला मैंने बता दिया 44B जो कि नॉन रेजिडेंट के लिए शिपिंग बिजनेस की बात करता है। अगर आप एक एनआर है और आपका शिपिंग बिजनेस है इंडिया में, देन मैट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू यू। दूसरा जो सेक्शन है वो है 44BB जो कि बात करता है बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा ऑफ मिनरल ऑयल। अगर आप एक एनआर है, दूसरा सेक्शन है 44BB का जो कि बात करता है अगर आपका बिजनेस जो है एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल का है या फिर उसी से रिलेटेड एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा ऑफ मिनरल ऑयल का है, तो फिर आपका 44B में अगर सिर्फ यही इनकम आ रहा है पीजीबीपी से तो फिर आपके ऊपर मैट का प्रोविज़न नहीं अप्लाई होगा। तीसरा जो है सेक्शन वो बोलता है 44BBA, ये बोलता है कि अगर आपका बिजनेस है ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट और अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हैं, आपका एयरक्राफ्ट ऑपरेशन का बिजनेस है और अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हैं तो फिर आप 44BBA में कवर हो रहे हैं। दैट मीन्स कि आपके ऊपर मैट का प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। और चौथा मैंने सेक्शन बताया था 44BBB जो कि बात करता है चौथा जो प्रोविज़न मैंने बताया था, चौथा सेक्शन जो मैंने बताया था वो ये बताया था 44BBB का, जो कि ये बात करता है कि अगर आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे, अगर आप एक फॉरेन कंपनी हैं और वो आप काम करते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन का इन सर्टेन टर्न की पावर प्रोजेक्ट्स में, तो फिर इस केस में भी आपके ऊपर जो है मैट का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। हम बात करने वाले हैं 115JB2 के बारे में। ये जो है मेंटेनेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L की बात करता है। ये बात करता है, सिंपल सा सेक्शन है। देखो ये सेक्शन क्या बोलता है, मेजर चीज़ पे आते हैं। ये बोलता है कि आपने जब बनाया होगा अपना बुक्स ऑफ अकाउंट तो आपने कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर कुछ मेथड्स वगैरह डेप्रिसिएशन के कुछ चूज़ किया होगा आपने कि कौन सा मेथड लगाएं, ये सब चीज़ों को सेलेक्ट किया होगा। सेम चीज़ है जब आप बुक प्रॉफिट निकालना, जब आप मैट का प्रोविज़न लगाने के लिए सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालोगे, उस प्रॉफिट को बोलते हैं बुक प्रॉफिट। तो जब आप बुक प्रॉफिट निकालना तब भी वही अकाउंटिंग पॉलिसीज़, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेकेंड पॉइंट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। थर्ड पॉइंट इज मेथड एंड रेट ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। सेम ही चीज़ें लगाना, बस इतनी सी बात है इसमें।
अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा बोलता है कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। अब देखो, अब यही हमारा मेन है, यही मैं प्लस माइनस की बात करी थी, जिसकी वजह से जो है लोग जो मेमोराइज़ करते हैं वो मेमोराइज़ करने की वजह मैं आपको वो बताती हूँ कि कैसे जो है हम इसको लॉजिकली याद रख सकते हैं। तो देखो, पहला जो पॉइंट है हमारा ये बोल रहा है फॉर कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट, प्रॉफिट शैल बी इंक्रीज। पहले हम एडिशन की बात कर रहे हैं कि जितना भी आपने प्रॉफिट निकाला होगा, सपोज करो कि आपने प्रॉफिट निकाला 5 लाख रुपए, अब उस प्रॉफिट में ये जो चीज़ें दी हुई हैं उन चीज़ों को ऐड कर देना। पहली चीज़ जो है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये जो है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला बोलता है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को ऐड कर देना, बट इनकम टैक्स सबको नहीं बोलता है। इनकम टैक्स पेड और पेएबल एंड द प्रोविजन देयर ऑफ, इट मे बी नोटेड दैट इनकम टैक्स इंक्लूड इंटरेस्ट, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। रीज़न, पहले पॉइंट का मैंने आपको बताया कि आपने जो भी बुक प्रॉफिट निकाला उसमें इनकम टैक्स ऐड कर देना। पहला पॉइंट जो एडिशन का बोला है वो बोला है इनकम टैक्स। अब इसका रीज़न बताती हूँ। इनकम टैक्स क्यों ऐड करने को बोला है, इसलिए बोला इनकम टैक्स ऐड करने को बिकॉज टैक्स का कैलकुलेशन हम अभी लेटर ऑन, अभी तो हम करने जा रहे हैं ना, तो इनकम टैक्स को ऑलरेडी क्यों हम डेबिट करेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है कंपनी का। वैसे सोचो तो हमें एक्चुअली प्रॉफिट निकालना है कंपनी का। तो जो हमें एक्चुअली प्रॉफिट निकालना है उस प्रॉफिट पे हमें टैक्स देना है। तो जो ऑलरेडी अगर कुछ टैक्स डेबिटेड है तो उसको हम हटाएंगे ना, उसको हम प्लस करेंगे ना, तभी तो हम एक्चुअल फिगर पे पहुंचेंगे कि एक्चुअली प्रॉफिट कंपनी का है कितना, ताकि हम उस पर टैक्स लगा सकें। और दूसरा पॉइंट एक्सप्लेनेशन का ये बोलता है कि जब इनकम टैक्स की बात हो, दैट मीन्स कि जो टैक्स का रेट जैसे जो भी 30-40% है, तो वो 30-40% टैक्स का रेट का मतलब ये होता है कि वो टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस प्लस साथ में अगर कोई 234 ABC का इंटरेस्ट लग रहा है तो उसको भी ऐड कर देना, सबको ऐड कर देना। बी पॉइंट जो है हमारा वो है अमाउंट कैरिड टू रिजर्व। मतलब कि अगर देखो सिंपल, जब आप बुक्स प्रॉफिट, आप सिंपल P&L के बारे में सोचो ना। जब भी आप ये टॉपिक, जब भी आपको ये टॉपिक आप सोच रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने माइंड में P&L लेके आना। अब P&L लेके आओगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं, सारे ही जो एक्सपेंस होता है उसको डेबिट करते हैं और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं और हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं। और उसके बाद से हम उस इनकम पे, जितना हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया, उस इनकम पे हम टैक्स लगाते हैं। तो आपने जो डेबिट कर दिया रिजर्व को, क्या यह आपका एक एक्सपेंस है? एक्सपेंस नहीं है ना, तो आप क्या कर देंगे, इसे ऐड बैक कर देंगे। रीज़न आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, बिकॉज ये छोटा सा पॉइंट था प्रोविज़न पे। जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं और जो आपका इनकम होता है उसे क्रेडिट करते हैं और फिर आप प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन जो प्रोविज़न होता है वो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस नहीं होता। वो क्या होता है, वो हम एस्टिमेट करते हैं लायबिलिटी अपनी, जिसको कि हम डेबिट करते हैं P&L में, और साथ में हमारा क्रेडिट क्या होता है, लायबिलिटी बनती है। बट दैट इज़ एंट्री थिंग, वी विल कीप इट सेपरेट। प्रोविज़न पे अगर हम आते हैं तो मान लो आपने बैड डेट का प्रोविज़न बनाया, आपने 2 लाख रुपए का बनाया, हो सकता है कि वो 2.5 हो जाए या फिर 1.5 हो जाए। दैट इज़ नॉट योर एक्चुअल एक्सपेंस। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि आप प्रोविज़न को डेबिट कर देना। बट एक चीज़ और बोली गई है, अमाउंट सेट असाइड टू प्रोविज़न फॉर मीटिंग लायबिलिटीज़ अदर देन अ सर्टेन लायबिलिटीज़। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो प्रोविज़न जो आपने बनाए हैं अनसर्टेन लायबिलिटीज़ के लिए, अदर देन, सी पॉइंट जो है आपका प्रोविज़न का बोलता है अदर देन अ सर्टेन लायबिलिटी। मतलब आप, जैसे आपको पता है कोई चीज़, आपको पता है कि ये चीज़ तो लॉस मेरी होने ही वाली है, तो आप उसके लिए अगर आप प्रोविज़न बना रहे हैं, आपका अमाउंट सर्टेन है, तो फिर आप उस प्रोविज़न को ऐड बैक मत करना। बट अगर आपने अनसर्टेन लायबिलिटीज़ अगर आपके पास कोई हैं, जैसे कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि मेरा बैड डेट कितने का होगा, या फिर अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि इस केस में मेरे कितने पैसे जाएंगे, कितने पैसे नहीं जाएंगे, और अगर आप उसके लिए प्रोविज़न बना रहे हो और आपकी लायबिलिटी जो है अगर अनसर्टेन है, तो आप उसे ऐड बैक कर देना। डी पॉइंट जो है प्रोविज़न फॉर लॉसेस ऑफ सब्सी कंपनी। अब देखो, सब्सी कंपनी क्या होती है, जब भी आप P&L बनाते हो, अगर हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे कंसोलिडेटेड की बात नहीं हो रही है। जब आप टैक्स जमा करते हो तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आप उस पर टैक्स नहीं निकालते हो और उसको डिपॉजिट नहीं करते हो। टैक्स तो सेपरेट कंपनी बनाती है और सेपरेटली वो सबसे अपना टैक्स अलग डिपॉजिट कराएगी, और जो पेरेंट कंपनी होगी उसका अपना टैक्स अलग कैलकुलेट होगा। तो एक पेरेंट कंपनी का जो लॉस होता है, वो लॉस में कहीं पे भी ये इंक्लूड नहीं होता कि दूसरी कंपनी, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट किया है और वो इन्वेस्टमेंट ऐसे सब्सी है, JV है या फिर एसोसिएट है, दैट डजंट मैटर, उसका लॉस जो है वो आपका एक एक्सपेंस नहीं होता है। उसका जो भी अपना खुद का लॉस प्रॉफिट आ रहा होगा वो खुद अपना
गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग टैक्स देगी या नहीं देगी, और आप अपना प्रॉफिट या लॉस निकालिए, दूसरे किसी का लॉस आपका एक्सपेंस नहीं बनता है। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर ई की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड और प्रपोज्ड। देखो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने माइंड में एक पीएनएल का फिगर बना लो, और पीएनएल के फिगर बनाने के बाद से जो है ये चीज़ें ध्यान रखो कि क्या लेस करना है और क्या ऐड करना है, और हमारा मोटो क्या है। हम ये बुक प्रॉफिट निकालने के बाद से हम क्या करने वाले हैं, टैक्स कैलकुलेट करने वाले हैं, और टैक्स के बाद से जो है क्या होता है, आपको प्रॉफिट प्रेफरेंस डिविडेंड को जाए या फिर इक्विटी डिविडेंड को जाए, इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाए, सॉरी मैंने डिविडेंड बोल दिया। सो येस, कमिंग टू द पॉइंट नंबर ई, मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि पहले जो है आप डिविडेंड इज़ नॉट योर एक्सपेंस। डिविडेंड आप किसे देते हो, जो कि आपके ओनर जो होते हैं, आपकी कंपनी के जो ओनर होते हैं, उनको आप देते हो डिविडेंड। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ लोग बोल देंगे कि प्रेफरेंस वाले तो हमारे ओनर नहीं होते हैं। यस, इट्स ट्रू। सम टाइम अगर आपने इंडियस आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, दे आर इन अ फॉर्म ऑफ लायबिलिटी। तो अगर वो लायबिलिटी के फॉर्म में है देन यू कैन डेबिट, बट यहाँ पे उसको आप मान सकते हो एक बार कि वो एक्सपेंस है। बट यहाँ पे ऑन द बेसिस जो कि हम पहले से देखते आ रहे हैं, पहले से चलते आ रहे हैं कि अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड और प्रपोज्ड, तो ये जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड और प्रपोज्ड होता है ये कब आता है, ये टैक्स कैलकुलेट होने के बाद आता है। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अगर अभी हम टैक्स कैलकुलेट करने वाले हैं, और कैलकुलेट करने से पहले ही अगर ये चीज़ डेबिट हो रखी है तो उसको हम निकालेंगे ना, उसको हम ऐड बैक करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे ऐड बैक करेंगे। एक्सपेंडिचर एफ पॉइंट, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे एग्जेम्प्ट इनकम होता है, सेक्शन 10 की इनकम हो गई या 11 और 12 की इनकम हो गई। 10 जो है आपका एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है, 11 और 12 जो है वो आपका रिलेटेड है चैरिटेबल ट्रस्ट से। ओके, अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम। अब मान लो कि कोई ऐसा इनकम है जिस पे आपको टैक्स ही नहीं देना है, ठीक है, तो उसके एक्सपेंडिचर को आप क्यों डेबिट करोगे? ना ही तो आपको उसके इनकम को क्रेडिट करना चाहिए, ना ही आपको उसके एक्सपेंडिचर को जो है डेबिट करना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, क्योंकि उस पर टैक्स तो आपको देना नहीं है, और आपका मोटो यहाँ पे क्या है, आपका मोटो सिर्फ ये है कि हम एक ऐसा प्रॉफिट निकालें, हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालें और उस प्रॉफिट पे हम टैक्स कैलकुलेट करें। गवर्नमेंट आपसे यही तो करवाना चाहती है। तो जब गवर्नमेंट ने खुद बोल रखा है कि भाई ये इनकम पे तुम टैक्स मुझे देना ही नहीं, तो ना ही तो हम उसके इनकम को अपने पीएनएल में कंसिडर करेंगे, ना ही तो हम उसके एक्सपेंस को कंसिडर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक्सपेंस को ऐड कर देना, जब मैं आपको लेस वाले पार्ट में जाऊँगी ना तो वहाँ पे आपको इनकम को बोलेगा कि जो भी एग्जेम्प्ट इनकम है उसको रिड्यूस कर देना। बट अभी हम एक्सपेंस तक ही सीमित रहते हैं, अभी हम रिडक्शन का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो हम एक्सपेंस तक ही सीमित रह के अपने आप को अभी यही समझाते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है रिलेटेड टू सेक्शन 10, 11 और 12 जो कि हमारे एग्जेम्प्ट इनकम होते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंडिचर है तो उसको हम लेस कर देंगे। रीज़न भी एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पे खुद बोल रही है कि भाई ये इनकम, मैं तुम्हें खुद बोलता हूँ कि इस इनकम पे टैक्स मत देना। तो जब इस इनकम पे हमें टैक्स नहीं देना है तो उसके एक्सपेंस को भी हम अपने पीएल में डेबिट नहीं करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। FA पे आते हैं, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू शेयर ऑफ एन एसएसए इन द इनकम ऑफ एन AOP और BOI। देखो होता क्या है, जब आप AOP BOI का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगा। सेक्शन 86 पे जो है AOP BOI जो है वो खुद ही टैक्स दे देती है, तो जो SSC है उसे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो उसका मेंबर है उसे टैक्स, वो इनकम जो है उसके हैंड में एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो, जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में अभी F वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा, वहाँ पे हमने यही पढ़ा ना कि भाई एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसके एक्सपेंस को भी हम डेबिट नहीं करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो यहाँ पे भी एक तरीके से ये एग्जेम्प्ट इनकम ही है। अगर आपका शेयर ऑफ एन एसएससी, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जहाँ पे आपका कुछ शेयर है किसमें, AOP या BOI में, तो आपको वहाँ से जो इनकम मिल रही है उस पर टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है। यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि अब जब आपके हैंड में आई तो आपसे हमको टैक्स की ज़रूरत नहीं है। टैक्स की ज़रूरत नहीं है मतलब ये एक तरीके से एग्जेम्प्ट इनकम हो गई, और एग्जेम्प्ट इनकम हो गई तो आपका इससे रिलेटेड जो एक्सपेंस होगा वो भी ऐड बैक हो जाएगा। FB पे आते हैं, एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम अक्रूइंग टू फॉरेन कंपनी। इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। द अमाउंट एक्सपेंडिचर
the amount or amounts of expenditure related to income accruing or arising to an assessee being a foreign company from the capital gain arising on transaction in security, the interest, dividend, royalty or fees for technical services chargeable to tax at the rate specified in 12 that is section 115A, or if the income tax payable thereon in accordance with the provision of the act other than the provision of this chapter is rate less than 15%. देखो इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं पहले। गवर्नमेंट का मोटो क्या है आपसे? गवर्नमेंट का मोटो ये है, उसको गवर्नमेंट को ये लगता है कि आपने जो है अपना जो प्रॉफिट निकाला है वो आपने कुछ गलत निकाला है, कुछ आपने कुछ ऐसे एक्सपेंस को डेबिट कर दिया होगा या इनकम को इंक्लूड नहीं किया होगा जिसको कि करना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट अपने तरीके से यहाँ पे आपसे बुक प्रॉफिट निकलवा रही है और 15% का टैक्स दे रही है। बट मैंने आपको अभी अभी बताया कि गवर्नमेंट जो है कुछ केस में खुद ही बोलती है कि भाई इसको तुम एग्जेम्प्ट इनकम मानो, तुम्हारी इस इनकम पे मुझे टैक्स लेना ही नहीं है। जैसे कि हमने ऊपर वाला पॉइंट डिस्कस किया, जैसे कि सेक्शन 10 जो एग्रीकल्चरल इनकम होता है या 11 और 12 का जो इनकम होता है, या फिर AOP BOI, अगर आप एक SSC हैं जिसका कि कोई शेयर है AOP BOI में, तो उस पार्ट पे जो आपको इनकम मिलता है ना, उस पार्ट पे AOP BOI जो है ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी होती है, तो आपके हैंड में वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। तो जब आपके हैंड में जो है उस पर टैक्स नहीं लगता तो आप उसको हटा दीजिए। गवर्नमेंट यहाँ पे खुद, आपको गवर्नमेंट का मोटो समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पे खुद बोल रही है कि जिस इनकम पे मुझे टैक्स नहीं चाहिए आप अपने बुक प्रॉफिट में से वो इनकम हटा देना। अब गवर्नमेंट यहाँ पे एक और बात बोलती है, फॉरेन कंपनी में, फॉरेन कंपनी के कुछ केस में कुछ ऐसे इनकम होते हैं जिस पे जो टैक्स रेट होता है वो कम होता है, 7%, 10%। अगर आप देखो FTS पे तो 10% टैक्स होता है। तो इसलिए होता क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पे खुद बोल रही है कि तुम मुझे 15 के बजाय 10 दो, 7 दो। तो हम क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस पे तो हम 15% टैक्स लगाएंगे। तो एक तरफ जो है गवर्नमेंट जो है ये बोलती है कि इस इनकम पे मुझे लोअर रेट ऑफ टैक्स चाहिए, जैसे 7% चाहिए, 10% चाहिए, 5% चाहिए, और दूसरी तरफ आप उसे बुक प्रॉफिट में भी अगर इंक्लूड कराओगे तो फिर हम तो ये मानेंगे ना कि आप एक्चुअली में हमें कुछ बेनिफिट देना ही नहीं चाहते हो, आपने ये बेकार फालतू का हमें पागल बनाया 7%, 10% करके। तो इसीलिए कुछ ऐसे इनकम होते हैं जहाँ पे लोअर रेट ऑफ टैक्स लगता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी और FTS फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अगर ये ऐसे इनकम हैं जो कि इनका जो रेट है स्पेसिफाइड है चैप्टर 12 में, और दैट इज सेक्शन 115A 115A आप आगे पढ़ेंगे। तो अगर ये ऐसे इनकम हैं जिस पे जो टैक्स रेट है वो लेस देन अगर 15% है, तो आप इन इनकम को जो है, इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर को जो है क्या करना, ऐड बैक कर देना। तो इस एक्सपेंडिचर को क्या करना, उसको ऐड बैक कर देना। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़, जैसे मैंने आपको यहाँ पे FA वाले पॉइंट में इनकम से रिलेट कराया है, यहाँ पे भी मैं आपको इनकम से रिलेट कराती हूँ। मान लो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, आपने PNL बनाया है, PNL में आपने FTS को भी दिखाया है 2 लाख रुपए, उससे रिलेटेड 50,000 के एक्सपेंडिचर भी दिखाए हैं। अब गवर्नमेंट अब क्या बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है 50,000 का जो एक्सपेंडिचर है ना उसे आप ऐड बैक कर दो। ठीक है, आपने ऐड बैक कर दिया, क्योंकि ये इस पे जो मेरा जो FTS 2 लाख रुपये का आ रहा है इस पर 15% से लेसर देन टैक्स है, लेस देन 15% टैक्स है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि इसे जो है ये जो इनकम में आपने इंक्लूड किया है, पहले तो उसने एक्सपेंस को ऐड करा दिया, अब जब इनकम पार्ट पे आप आएंगे ना, मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि रिलेट करना इजी होगा। तो इनकम पार्ट पे आएंगे ना, तो इनकम में वो बोलेगी कि जो आपने इसे इनकम में इंक्लूड कर रखा है उसे इनकम में से रिड्यूस कर दो। जब आप रिडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिड्यूस कर दो। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, नोशनल लॉस ऑन द यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। The amount representing notional loss on the transfer of capital asset being share of SPV, special purpose vehicle, to a business trust in exchange of allotted units allotted by the trust, or notional loss resulting from any change in carrying amount of said units or loss on transfer of such unit। FC जो पॉइंट है ना, इसको हम होल्ड पे रखेंगे, अभी इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे क्योंकि ऐसे ये नहीं समझ में आएगा। पहले एक बार बिजनेस ट्रस्ट डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद से हम FC वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या ऐड बैक और इससे रिलेटेड एक लेस का भी है, तो यहाँ पे क्या ऐड बैक और लेस की जो बात हो रही है इसको हम होल्ड पे रखते हैं। अब आते हैं FD पे, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम रेफर्ड अंडर सेक्शन 115BF। देखो होता क्या है, 115BF में ना रॉयल्टी मेंशन है जिस पे ये बोला गया है कि आप टैक्स रेट जो है उस पर 10% लगा के देना।
तो ऊपर वाला ही लॉजिक है, गवर्नमेंट खुद ही बोल रही है कि भाई मुझे 10% लगा के देना, तो हम उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर और इनकम, एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे, और इनकम को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे खुद बोल रही है भाई कि 115BBF में मैं एक रॉयल्टी मेंशन कर रहा हूँ और इस पर मुझे 15% टैक्स नहीं चाहिए, इस पर मुझे और लोअर रेट का टैक्स चाहिए। तो जब खुद ही लोअर रेट बता रही है तो हम 15% का प्रोविज़न क्यों लगाएंगे। जी पॉइंट है डेप्रिसिएशन। आपको इस डेप्रिसिएशन को बाद में जो है अगर आप देखें, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शैल बी एडेड बैक, और ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स वाला जो डेप्रिसिएशन है वो लेस किया जाएगा, नहीं, जो बुक प्रॉफिट का डेप्रिसिएशन है वही लेस किया जाएगा। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो एड बैक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेफर टैक्स का। डेफर टैक्स, द अमाउंट ऑफ डेफर टैक्स एंड प्रोविजन देयर ऑफ। मैंने आपको पहले ही लॉजिक बताया कि टैक्स की बात अभी हम बाद में करने वाले हैं। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक टैक्स के पॉइंट पे पहुंच सके, ताकि हम टैक्स निकाल सके। बट पहले से अगर कोई टैक्स का एक्सपेंस डेबिटेड है तो उसको हमें ऐड बैक करना होगा, तभी तो हम अपने एक्चुअल प्रॉफिट को जान के उस पर टैक्स निकाल पाएंगे। सो दैट दिस इज द रीजन डेफर टैक्स विल बी एडेड बैक। आई पॉइंट है प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट। द अमाउंट सेट असाइड एज प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। मान लो कि कोई एसेट जो है उसकी वैल्यू जो है रिड्यूस हो रही है, आपको लग रहा है कि उसका रिकवरेबल अमाउंट उतना नहीं होने वाला है फ्यूचर में, और अगर आपने उसके लिए प्रोविज़न बनाया तो इस प्रोविज़न को जो है इनकम टैक्स के लिए जो है हो सकता है या आपको लॉस हो जाए, ठीक है, मे बी हाई पॉसिबिलिटी कि आपने प्रोविज़न बनाया है, एसेट की वैल्यू जो है फ्यूचर में डिप्रिसिएट करने वाली है, आपने उसके लिए प्रोविज़न बनाया है, बट इस प्रोविज़न को यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि नहीं, इस प्रोविज़न को आप जो है ऐड बैक कर देना, ये प्रोविज़न हम अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अमाउंट स्टैंडिंग इन रिवैल्यूएशन रिजर्व। देखो होता क्या है, अगर हम डिस्पोजल की बात करें, चलो वैसे ही मान लो कि आपने एसेट को रिवैल्यू किया है एट द रिपोर्टिंग डेट, जो ईयर एंड की डेट होती है, मान लो ईयर एंड रिपोर्टिंग डेट वही है 31 मार्च। आपने उस दिन अगर रिवैल्यू किया, आपको लगा कि 2 लाख का एसेट जो है अब 3 लाख का हो गया, आपने उसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर अगले साल आपने देखा वो 3 लाख का एसेट 4 लाख का हो गया, मतलब आपने ख़रीदा था 2 लाख पे, आपका एसेट एक्चुअली में 4 लाख का हो गया है, रिवैल्यू हो गई, तो 2 लाख अमाउंट आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा हुआ है। अंडरस्टूड। इसके बाद आते हैं, मान लो कि हमने वो एसेट को बेच दिया, ठीक है। अब जब हम उस एसेट को बेचेंगे तो हमारा 4 लाख का एसेट हो गया था, ठीक है, हमने बेचा रिवैल्यूएशन रिजर्व, हम तो उसे फेयर वैल्यू पे दिखा रहे थे, तो हमारा बिका होगा 4 लाख रुपए में ही, 4 लाख या 4.5 लाख। अगर मान लो 4,50,000 में ही बिका तो हमें तो ऐसा लगेगा कि एसेट ऑलरेडी हमारा 4 लाख पे है और 4,50,000 में बिका, मतलब कि 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बट एक्चुअली में चेक करें अगर आप, तो एक्चुअली में हमने 2 लाख पे एक्वायर किया था और 4,50,000 में बिका, तो हमारा 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। सो दैट इज़ वाई, और ये जो प्रॉफिट जो है, हम एक्चुअल प्रॉफिट क्यों नहीं पता कर पाए, क्योंकि हमारा प्रॉफिट का कुछ अमाउंट जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा हुआ था। तो हमें उस रिवैल्यूएशन रिजर्व के प्रॉफिट को ओवर एंड एक्सेस, अगर आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व से ज़्यादा अगर आपका प्रॉफिट है तो वो आपको दिख जाएगा। जैसे हमारे केस में 50,000 रुपये का प्रॉफिट था, बिकॉज अप टू 4 लाख तो हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व में था, और एक्चुअली में जब हमने बेचा तो हमने 4.5 लाख रुपये में बेचा, तो आपको क्या दिखेगा, 4 लाख माइनस 4.5 लाख, और ये जो है आपका 0.5 लाख का आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा। बट एक्चुअली में प्रॉफिट जो है 4.5 माइनस 2, दैट इज़ 2.5 लाख का प्रॉफिट है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो अमाउंट पड़ा हुआ है ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, वो एक्चुअली में आपका प्रॉफिट है। तो जिस दिन आपने डिस्पोज किया उस ईयर में जब आप ये बुक प्रॉफिट निकाल रहे होगे, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से जो है आपको प्रॉफिट को हटा के ऐड बैक वाला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे ऐड कर देना पड़ेगा। किस में ऐड कर देना पड़ेगा, प्रॉफिट में ऐड कर देना पड़ेगा, जो भी अमाउंट हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। के नंबर का पॉइंट है अमाउंट ऑफ गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इसको भी जो है ना, हम एक मैंने पॉइंट बोला था लेटर ऑन पार्ट के लिए, इसको भी हम लेटर ऑन पार्ट के लिए रहने देंगे। की पॉइंट आगे देख लेते हैं क्या है। आगे जो है अब हमारा रिडक्शन का पॉइंट शुरू होता है। द प्रॉफिट शैल बी रिड्यूस बाई फॉलोइंग अमाउंट। अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमारा एडिशन का पॉइंट था कि प्रॉफिट में हम क्या क्या ऐड बैक करने वाले हैं। अब जो है हम रिडक्शन का पॉइंट पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट जो है हमारा वो है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व। अब अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व क्या कहता है, ये पॉइंट हमारा ये कहता है कि मान लो कि आप जो है आपने रिजर्व से, हम रिडक्शन का पॉइंट पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, आपने रिजर्व से कुछ अमाउंट निकाला, आप
फॉर एग्जांपल आपने कभी भी किसी रिज़र्व में आपका कुछ भी रिवैल्यूएशन रिज़र्व में था या फिर कहीं पे भी आपका कुछ अमाउंट पड़ा हुआ था, अभी रिवैल्यूएशन रिज़र्व बोलूँगी तो आप पीछे वाले पॉइंट से कंफ्यूज हो जाओगे, तो रिवैल्यूएशन रिज़र्व को हटा देती हूँ। मान लो कि आपने जनरल रिज़र्व से कुछ अमाउंट निकाला और उस अमाउंट को निकाल के क्या किया, पीएनएल में क्रेडिट कर दिया, तो ये आपका प्रॉफिट तो है नहीं। और हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटो ये है कि हम ट्रूली फाइंड आउट कर सके कि इस ईयर का कितना प्रॉफिट हो रहा है और उस पर हम 15% का टैक्स लगा सके। तो ये जो हमने रिजर्व से निकाल के प्रॉफिट जो है अपने पीएनएल में क्रेडिट किया है, इस प्रॉफिट को जो है, इस रिजर्व को जो है हमें रिड्यूस करना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा होता है हमारा एग्जेम्प्ट इनकम। इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन पहले ही दे चुकी हूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो है हमारे एक्चुअल प्रॉफिट पे 15% का टैक्स खोज रही है, बट गवर्नमेंट खुद कुछ इनकम को बोलती है कि भाई इस पे तुम मुझे टैक्स देना ही मत। वो खुद ही बोलती है कि ये तुम्हारे एग्जेम्प्ट इनकम है, इस पे मुझे टैक्स नहीं चाहिए। तो जिन पे उन्हें टैक्स नहीं चाहिए, जिन पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं चाहिए, उस इनकम को हम हटाएंगे ना, तभी तो हम 15% टैक्स लगाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली तो हमें उन्हें हटाना ही पड़ेगा, उस पर तो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए ही नहीं। तो जितने भी एग्जेम्प्ट इनकम है ना, जैसे आपको वहाँ पे एक्सपेंस वाले पार्ट में मैंने बताया था 10, 11 और 12 सेक्शन के लिए, यहाँ पे वही बात बोला गया है कि 10, 11 और 12 की अगर आपके पास कोई एग्जेम्प्ट इनकम आपके पीएनएल में क्रेडिट दिख रही है तो आप उसको रिड्यूस कर देना। तीसरा है डेप्रिसिएशन। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एक्सक्लूडिंग द क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एन एसेट। अब आपने अगर ऊपर का पॉइंट एडिशन का पॉइंट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बात कहा था कि डेप्रिसिएशन जो है हम हटा देंगे, लेस कर देंगे रिडक्शन वाले पॉइंट में। लेकिन मैंने आपको कहा था कि डेप्रिसिएशन यहाँ से लेस कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम इनकम टैक्स वाला जो हम इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं उसको रिड्यूस करना नहीं, हमें बुक प्रॉफिट का ही करना है। तो यहाँ पे क्लिक क्या है, क्लिक ये है कि जो आपने पहले, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो हो सकता है आपने जो पहले रिवैल्यूएशन दिखाया, पहले जो डेप्रिसिएशन दिखाया हो उसमें रिवैल्यूएशन का भी अमाउंट इंक्लूड हो, इसलिए वहाँ से वो बोल रहे हैं कि वहाँ से रिड्यूस कर देना और डेप्रिसिएशन को सिर्फ उतना ही तुम डेप्रिसिएशन अलाउ करना जो एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन है। जो भी रिवैल्यूएशन पे डेप्रिसिएशन आ रहा है उसको हम अलाउ नहीं करेंगे, जो कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन आ रहा है उसको हम अलाउ करेंगे। 2B जो पॉइंट है हमारा, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एन एसेट। अब 2B पॉइंट जो है वो हमारा ये बोलता है कि मान लो कि आपने एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ था 2 लाख रुपीज़, ठीक है, और उस 2 लाख रुपीज़ पे 10% डेप्रिसिएशन था, 20,000 रुपीज़ का आपने डेप्रिसिएशन शो किया हुआ है, और उस 20,000 रुपीज़ के डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट आपने क्या किया हुआ है, रिवैल्यूएशन रिजर्व से जो है 20,000 रुपीज़ निकाला और 20,000 रुपीज़ निकाल के 20,000 रुपीज़ क्रेडिट कर दिया रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के। तो आप नलीफाई कर रहे हो इस डेप्रिसिएशन को, जो आपने रिवैल्यूएशन पे डेप्रिसिएशन लगाया उसको आप नलीफाई कर रहे हो। मैं एग्जांपल एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 2 लाख रुपीज़ का रिवैल्यूएशन था एक मशीन पे, उस मशीन पे जो है 10% डेप्रिसिएशन के हिसाब से जो है 20,000 का डेप्रिसिएशन बन रहा था उस रिवैल्यूएशन पे, आपने उसे डेबिट किया और उस रिवैल्यूएशन वाले डेप्रिसिएशन को नलीफाई करने के लिए आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से 2 लाख रुपीज़ निकाला, 20,000 रुपीज़ निकाला और उसे क्रेडिट कर दिया। अब 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट नील इफेक्ट हो गया, क्योंकि रिवैल्यूएशन का डेप्रिसिएशन 115 JB में बुक प्रॉफिट में अलाउड नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो मान लो कि 20,000 का डेप्रिसिएशन था, बट आपने जो रिवैल्यूएशन रिजर्व से 40,000 अमाउंट निकाल के अगर क्रेडिट कर दिया तो 20,000 तो रहने देना, ठीक है, बट 20,000 जो आपने एक्सेस क्रेडिट किया है ना उसको जो है आप रिड्यूस कर देना इनकम से, आपका जो प्रॉफिट आ रहा होगा उससे रिड्यूस कर देना। आपको लॉजिक आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि जो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व है उससे जो आप एक्सेस प्रॉफिट निकाल के ला रहे हो वो आपका प्रॉफिट नहीं है। वो क्या उतने पैसे आपने कमाए हैं अभी इस साल में, नहीं कमाए हैं ना, वो तो आपके एसेट के वैल्यू पे वो उतना अमाउंट जनरेट हुआ है, तो इसलिए उस प्रॉफिट को हम रिड्यूस करेंगे। 2C पे आते हैं, शेयर ऑफ एन एसएससी इन द इनकम ऑफ AOP और BOI। ठीक है, मैं इस चीज़ को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सेक्शन 86 वाले में कि अगर आपने AOP BOI से अगर आपको कुछ इनकम मिली, आप उसमें मेंबर हैं AOP BOI में, अगर आपको कुछ इनकम मिलती है वहाँ से, तो आपको उस इनकम को क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है, बिकॉज उस इनकम पे हमारा टैक्स नहीं लगता है। इसके एक्सपेंस के पार्ट को हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। 2D जो है वो हमारा है इनकम अक्रूइंग टू फॉरेन कंपनी। ये चीज़ें भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कुछ ऐसा इनकम है फॉरेन कंपनी को, जैसे कि डिविडेंड, रॉयल्टी पे आपको 10% का टैक्स लगता है, FTS, ये ऐसे इनकम है जिस पे 15% से
कम टैक्स लगता है। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट यहाँ पे हमें बोल रही है कि भाई इन इनकम पे तुम हमें 15% से कम टैक्स देना। तो जब हम यहाँ पे 15% टैक्स के लिए ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम उसे रिड्यूस कर देंगे। 2D भी हो गया। 2E नोशनल गेन ऑन द यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसको मैंने एडिशन वाले पॉइंट में भी छुड़वाया था। सब एडिशन और रिडक्शन ना लिंक है अपने आप से। 2F पे आते लॉस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट, इसको भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस पॉइंट ऑल्सो रिलेटेड टू द SPV पॉइंट, दिस वन पार्ट जो ये 2E है ना बिजनेस ट्रस्ट के पार्ट से ही रिलेटेड है, लॉस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट। 2G की बात करते हैं, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115BBF। रॉयल्टी का जो इनकम होता है वो आपका 10% पे टैक्सेबल होता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्लैरिफाई कर रही है कि इस इनकम पे सिर्फ मुझे 10% टैक्स ही चाहिए। तो जब आप 15% का कैलकुलेशन कर रहे हो कि आप उसे रिड्यूस कर दोगे, आपको उसमें इंक्लूड नहीं करना है। इसके एक्सपेंस के पार्ट भी को भी हम एडिशन वाले पॉइंट में जो है देख चुके हैं। 2H पे आते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 2H वाले पॉइंट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को अब हम डिस्कस करते हैं। देखो होता क्या है, कुछ कंपनीज ऐसी होती है ना जिसको गवर्नमेंट जो है प्रमोट करती है इन द सेंस कि वो कंपनी जो है बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग है, या फिर उसके डायरेक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर इंसॉल्वेंसी के कगार पे है। तो चाहती है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं चाहती है कि कंपनीज़ जो है बंद हो जाए, क्योंकि फिर एम्प्लॉयमेंट भी उतना लॉस होगा। कंपनीज चलती हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट होता है ना, तो एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा, इकोनॉमी भी हमारी ठप पड़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए जो लॉस मेकिंग कंपनीज़ होती हैं या फिर जो बंद होने के कगार पे, गवर्नमेंट चाहती है कि कैसे भी करके इनको सर्वाइव किया जाए। और सर्वाइव करने के लिए उन कंपनीज़ के जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होते हैं ना, उसको हम रिड्यूस करते हैं। मतलब उसको अलाउ किया जाता है कि आप इस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को, डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर लो। सो दैट मतलब मान लो कि अगर प्रॉफिट है भी तो आपने इस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन को तो रिकवर कर लिया। उसके बाद अगर आपका प्रॉफिट बचता है तो आप 15% टैक्स दो, नहीं बचता है तो इट इज़ ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। सो यहाँ पे यही चीज़ है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी है, ए पॉइंट जो है आपका बोलता है कंपनी एंड इट्स सब्सी एंड सब्सी ऑफ सच, अच्छा सब्सी में सब्सिडरी को बोलती हूँ, so keep in mind company and its subsidy and subsidy of such subsidy where the tribunal on an application moved by the central government under section 241 of the Companies Act 2013 has suspended the board of director of such company and has appointed new director who are nominated by CG under section 242 of the said act। देखो कहना क्या चाहते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंपनी को मान लो देख रही है कि यार ये कंपनी तो बहुत ख़राब काम कर रही है, इसके डायरेक्टर, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही से काम नहीं कर रहे हैं, ये कंपनी तो बंद हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खुद उस कंपनी के अगेंस्ट जो है एक एप्लीकेशन डालती है। कहाँ पे डालती है? ट्रिब्यूनल को। और मान लो कि ट्रिब्यूनल ने उस एप्लीकेशन के बाद से ऐसा गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन आया, और डिसीजन आने के बाद से पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ ये केस हुआ है तो आपके जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और डेप्रिसिएशन होंगे ना, उसको हम अलाउ करेंगे। अलाउ मतलब प्रॉफिट में से रिड्यूस करेंगे। बी पॉइंट बोलता है इसी में, कंपनी अगेंस्ट हुम एन एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस हैज़ बीन एडमिटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 7 और सेक्शन 9 और सेक्शन 10 ऑफ द IBC एक्ट, IBC कोड 2016। मतलब आप एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में जा चुके हैं, आप एक ऐसी कंपनी है और एडमिट हो गया है, मानो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास आपका एप्लीकेशन अगर IBC में एडमिट हो गया है तो आपकी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और डेप्रिसिएशन को भी हम अलाउ कर देंगे। इट मे बी नोटेड दैट लॉस डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। ये जो लॉस है, जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस बोल रहे हैं, इस लॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। तीसरे नंबर पॉइंट पे आते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अदर कंपनी। तीसरा पॉइंट जो है हमारा ये बोलता है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो 2H में कवर्ड नहीं हो, मतलब मान लो कि यहाँ पे ये है 2H, अगर आप ये वाली कंपनी नहीं है तो आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में से जो भी कम होगा, मान लो कि लॉस 2 लाख रुपए का है और डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो 0 रुपीज़ है, तो हम आपको कुछ नहीं अलाउ करेंगे, 0 रुपीज़ अलाउ करेंगे। तो इस दोनों में से जो भी कम होगा उसको हम अलाउ कर देंगे। अगर आप कौन सी कंपनी है, 2H वाली कंपनी नहीं है तो ये है थर्ड हो गया हमारा। अब हमारा आते हैं ये 4th नंबर पॉइंट, प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी टिल इट्स नेटवर्थ बिकम 0 या पॉजिटिव।
सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का जो है प्रॉफिट जो है वो अलाउ हो जाता है, एक्चुअली उसका कुछ प्रॉफिट होता ही नहीं है। तो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी की जो प्रॉफिट होती है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं जब तक कि उसका नेटवर्थ पॉजिटिव ना हो जाए। अब ये जो है डेफर टैक्स का अमाउंट है। डेफर टैक्स का अमाउंट भी मैं आपको पहले ही इसका जो है एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ कि अगर डेबिट है तो इसे हम ऐड बैक कर देंगे और अगर क्रेडिट है तो इसे हम लेस कर देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब यहीं पे हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं क्योंकि आगे जो है हमें कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट फॉर इंडियस कंप्लाइंट कंपनीज़ के अकॉर्डिंग जो है, इंडियस कंपनी जो कंप्लाइंट कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। और इसके साथ साथ हम मैट क्रेडिट के बारे में भी जानेंगे। तो ये जो 2 पॉइंट है इसको मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ बिकॉज एक फ्रेश माइंड से इंडियस कंप्लाइंट को पढ़ना सही रहेगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और कोई क्वेरी है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज ऑन माई ईमेल ID। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय।